गलतियां हमारी हुई है। आजादी के बाद से लेके आज तक जो 75 साल हो गए, हमारी गलतियां ये थी कि हमने अपनी स्कूल, अपनी कॉलेज, अपना हॉस्पिटल, अपनी लाइब्रेरी, अपना बिजनेस सेंटर, अपनी इंडस्ट्री कुछ नहीं बनाया है। आज अगर आपकी बच्चियां जाएगी किधर पढ़ने के लिए? आज ये आ गया हिजाब के ऊपर, कल अल्लाह ना करे दाढ़ी पे आ जाएगा, समझे? और क्या क्या आएगा वो अल्लाह को मालूम है, समझे? आज मुसलमानों की आंखें खुलना चाहिए अभी भी, कि आज भी जो है पागल की तरह जो है सोचता है मैं मस्जिद बनाऊंगा, मदरसा बनाऊंगा, दरगाह बनाऊंगा। अरे बेवकूफ, तुम्हारे पास, हमारे पास कॉलेज, स्कूल कुछ नहीं है हमारे पास। हमको इंडस्ट्री बनाना चाहिए, हमको अपने बिजनेस सेंटर बनाना चाहिए। जो हमारी 1 लाख हेक्टर जमीन जो वक्फ की खाई गई है महाराष्ट्र के अंदर, किसने खाया था? क्या हमारे गैर मुस्लिम लोगों ने खाए? किसी ने नहीं, हुकूमतों ने खा गई। हुकूमत में जो भी आया उसने हमारा सफाया कर दिया। मैं रिक्वेस्ट मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमला टाइम। दोस्तों, आज हम 2 बेहद गंभीर मामले के ऊपर बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए शहर के चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब यहाँ पे मौजूद है, जो बड़ी बेबाकी से हर मुद्दे पे अपनी बात रखते हैं। नूरुद्दीन भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल मुमला टाइम्स में। सर, इन दिनों कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अलावा अगर हम ये कहें कि पूरे भारत में जिस तरीके से हिजाब को लेके मतलब एक माहौल गरमाया हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे इस मामले पे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोइन भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हिजाब के मसले पे इंटरव्यू करा रहे हैं मुझसे। ये बहुत ही एक गमगीन और दुख का मामला है जो अपने मुल्क के अंदर जो हो रहा है। भारत इतना विशाल और इतना डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसका आप देख रहे 2014 के बाद में क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। इस्लामफोबिया, हेट स्पीच अगेंस्ट मुस्लिम्स, हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स। जो 2 कौमें मिलके रहती थी मोहब्बत के साथ में, फसादात होते थे, नहीं होते थे ऐसा नहीं था, मामूली चीज़ के ऊपर हुए, फिर उसके अंदर तो एंटी सोशल एलिमेंट जो है उसका पूरा फ़ायदा उठाते थे और फसाद को बड़ा कर देते थे। आप देख लीजिए कि जितने भी फसादात होते हैं उसके बाद में देश जो है 10 साल पीछे चला जाता है। अगर फसादात नहीं होंगे तो देश आगे बढ़ जाता है करके। अब ये फसादात तो होते जा रहे हैं, वापस मिल जाते हैं। 92 का फसाद हुआ, मिल गए ना लोग जी? क्या नहीं मिले? नहीं, मिल गए ना। प्यार मोहब्बत से सब भूल भी गए, लोग भूल भी गए कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। आपस में वही भाईचारा मोहब्बत चालू हो गई। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो आपको जुड़ने को नहीं देते हैं। अगर उनको लगता है कि ये वापस जुड़ गए तो उनको लगता है ये हमारे लिए खतरा है, अगर ये यूनाइट हो जाएंगे तो हमारे वोटिंग का क्या होगा करके, समझे? तो ये सारा प्रॉब्लम जो है ये क्रिएटेड बाय द पॉलिटिकल पीपल बिकॉज ऑफ इलेक्शन। अभी कर्नाटका में आप देखोगे नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, अब यूपी का इलेक्शन चालू है और भी 4-5 जगहों का इलेक्शन होने वाला है, पंजाब का इलेक्शन होने वाला है। अब ये इलेक्शन का टाइम आते ही ये इस्लाम फोबिया, हेट्रेड, मुझे हेट स्पीच सब चालू होता है। और किसके अगेंस्ट में चालू होता है? मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमान बहुत इजी टारगेट है ना इनके लिए। देखो, मुसलमान कभी इनको टारगेट नहीं करता है ना, आपने देखा होगा। मैं ईमानदारी से बात करूंगा, मैं अपने भारत के लोगों को भी बताना चाहता हूं कि आप देख लीजिए कोई मुसलमान हेट्रेड करता है क्या? कोई मुसलमान, क्योंकि हम तो समझते हैं कि भाई हम यहाँ अकलियत में है, अक्सरियत में तो नहीं है। कोई भी आदमी अक्सरियत के साथ में अकलियत में होगा तो उससे कभी भी नहीं टकराएगा वो, समझे? और हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। आज इन्होंने देख, ये गलतियां किसकी थी? सारी न्यूज आपने कवर किया है मेरी, सारी गलतियां किसकी? हमारी है। शुरू से आप देख रहे कि हमारी औरतें जो शाहीन बाग में बैठी थी उसको वसीम रिजवी ने गालियां दी है, उल्टा सीधा क्या क्या अनफ सनफ नहीं बकाए।
शाहीन बाग में जो शेरनियां बैठी थी उनके ऊपर फायरिंग भी हुई, वहां शाहीन बाग में घुस के लफड़ा भी कराने की कोशिश की, अल्लाह ने उसको बचा लिया, ईश्वर ने उसको बचा लिया। समझे आप किस तरह आप मुसलमानों को इस कंट्री के अंदर मलाइन कर रहे हैं, किस तरह हमारे पीछे पड़े आप लोग कि किस तरह भी इनको जो है सताया जाए, चैन से बैठने को नहीं देने का है करके। उसके बाद में आप देखो कि वसीम रिजवी, हमने कुछ नहीं किया, वसीम रिजवी के ऊपर में 4 तक केस कोर्ट में केस हो जावे। उसके बाद में उसने जो है कुरान के ऊपर, नबी के ऊपर, सहाबा के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, कुरान को बाकायदा आयतों को फाड़ा उसने। उसके बाद में आप देखो कि उसने नबी की शान में गुस्ताखी ये की इतनी बड़ी कि उसने उनके शान में बुक लिख दिया, उनज़बिल्लाह माज़ल्लाह। फिर भी हम खामोश थे, किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ किया किसी ने? आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मैंने लोगों को बोला भाई इसके ऊपर केस बनना चाहिए, मुसलमान खामोश था। अब ये टटोला जाता है आपके ईमान को, क्या आपका ईमान कितना मजबूत है, आप क्या कर रहे हो, हरकत क्या कर रहे हो। उन्होंने देखा कि कुछ नहीं कर रहे। हाँ, अभी मामला शांत चल रहा था, यूपी के इलेक्शन में इतना हेट्रेड हो रहा है और वही हो रहा है। पाकिस्तान जिन्ना बिन्ना, हमको क्या करना है पाकिस्तान से, और हमको क्या है जिन्ना से क्या करना है करके। लेकिन वो बेचारे जो हमारे गैर मुस्लिम जो है उनके दिमाग में इंटॉक्सिकेट किया जाता है, विनाउन भर दिया जाता है जहर, और उससे वो जहर भरने से क्या होता है वो भी बेचारे समझ नहीं पाते। वो समझते हैं मुसलमान हमारे दुश्मन है। मुसलमान क्यों दुश्मन है तुम्हारे? मुसलमान तो तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे अपने भाई है। हमने स्कूल में पढ़ा है, वी ऑल आर इंडियन, वी ऑल हम एक दूसरे के भाई, वी आर द ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ, ये हमारे को स्कूल में बता दिया गया है। और आज क्या हो रहा है? आज कुछ नहीं मिला तो वो जो हमारी बेटियां जो स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, वो आपको देखा नहीं जा रहा है क्योंकि मुसलमान, फिर आप बोलते मुसलमान पढ़ता नहीं है, मुसलमान की लड़कियां औरतें पढ़ती नहीं है, मुसलमान पंचर बनाने वाला है, मुसलमान ठेले लगाने वाला है, मुसलमान ये काम करने वाला है। जब मुसलमान पढ़ता है तो आपको बर्दाश्त नहीं है। आज आपने क्या किया, इतने साल से बाकायदा हर कॉलेज के अंदर मैंने देखा हूं लड़कियां बिल्कुल हिजाब में जाती थी। नूरुद्दीन भाई, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अभी आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर कर्नाटक के कॉलेज के कैंपस का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है इन दिनों, जहाँ पे एक मुस्लिम बच्ची मुस्कान नामी वो कॉलेज के कैंपस में एंट्री करती है, और जैसे ही वो कॉलेज के गेट के ऊपर पहुंचने की कोशिश करती है, कुछ भगवाधारी लोग, गुंडे हम कहेंगे उनको, वो उसको मतलब वहाँ पे उसको उसका रास्ता रोकते हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। लेकिन वो निहत्ती बहादुर बच्ची, वो डरती नहीं और बेखौफ होके जिस तरीके से वो लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो ये लड़की भी जो है वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रही। तो बड़ी बहादुरी का परिचय दिया है उस मासूम नाम की बच्ची ने। ये वीडियो बहुत काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो जहां एक तरफ जो हमारी कौम की मुस्लिम बच्चियां हैं वो सड़कों पे उतर के इसका प्रोटेस्ट कर रही है, तो कैसे देखते हैं आप इन सारे मामलों को? देखिए, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये सारी चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अभी आप देख लीजिए, वो बच्ची आई, उसने अपनी स्कूटर को, उसकी स्कूटर थी, उसको पार्क की, स्कूटी को उसने पार्क करके बच्ची जा रही थी। ये भगवादारी जो गुंडे हैं ये उनके पीछे पड़ गए, हाँ, और नारे लगाने लग गए। लेकिन वो बेटी ने भी देखो कितना बर्दाश्त करेगा, या कितना बर्दाश्त करेगा या कितना बर्दाश्त करेगी। मैं उसको सलाम करता हूं, बच्ची को, उसको मुबारकबाद देता हूं। क्या कम से कम वो खड़े रह के उसने आवाज तो उठाई तुम्हारे खिलाफ, और फिर वो सीधा कॉलेज में गई। यही नहीं कि डर के मारे आपके घर, अपने घर पे वापस हो गई करके, वो अपने कॉलेज में जाके बैठी है। समझे? अभी इन्होंने क्या फैसला किया कि उनको अलग कमरा दिया, लेकिन आप क्लास अटेंड नहीं करने का। क्या मतलब हो गया? इसका मतलब साफ खुला हो गया कि आप मुसलमान बच्चियों को पढ़ने नहीं देना चाहते। अभी उनका एग्जाम्स का पीरियड है, अभी एग्जाम्स का पीरियड है। उनको सोचना चाहिए कि एग्जाम्स के पीरियड में बच्चियां अगर इतने दिन से आ नहीं रही है, इनका पोर्शन खराब हो गया ना, इनका पोर्शन खराब हो गया। तो आप क्या चाहते हो कि मुसलमान बच्चियां पढ़े नहीं? आपका यही मकसद है कि मुसलमान बच्चियां नहीं पढ़े। आज आजादी के बाद में आज तक जो है मुसलमान अपने हिजाब में रहती, जो हमारा हिजाब हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप आर्टिकल 25 देख लीजिए, आर्टिकल 29 देख लीजिए, आप आर्टिकल 15 देख लीजिए, आर्टिकल 14 देख लीजिए। ये सारे आर्टिकल्स आप देखोगे तो क्या कर रहा है भाई? राइट टू इक्वलिटी, समझे?
1986 में जो ये केस, इसी के ऊपर केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जाके देख लो ना आप, क्या सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है करके। लेकिन क्या हो गया, आज ये कोर्ट को भी नहीं मान रहे, आज ये संविधान को भी नहीं मान रहे। मैंने आपकी न्यूज बनाया, आपने मेरी न्यूज बनाए थे, मैंने सिर्फ संविधान के ऊपर बात किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमको लड़ना चाहिए। हमारा कुछ भी मसला होता है, आज हमारी बेटियां क्या बोल रही है, आज मुसलमान बच्चियां जो है वो क्या बोल रही है कि भाई हमारा आर्टिकल 25 क्या बोल रहा है करके। आर्टिकल 29 को आप ओपन देख लीजिए खोल के, आप आर्टिकल 15 को देख लीजिए। मैं आर्टिकल 21 ए की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आर्टिकल 21 ए की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो राइट्स है, हमारे एजुकेशन का जो राइट्स है वो हमको नहीं मिल रहा है। आप देख लीजिए मुसलमानों के इलाके में कितनी स्कूल है, गवर्नमेंट के कितने स्कूल है, गवर्नमेंट के कितनी कॉलेज है, जबकि पूरी रिपोर्ट है, जस्टिस श्री कृष्ण की रिपोर्ट है, रंगनाथन की रिपोर्ट है, कुल्लू की रिपोर्ट है, सारी रिपोर्टें किसकी थी, गवर्नमेंट की थी, हमारी रिपोर्ट नहीं थी ना। और उस रिपोर्ट के अंदर मुसलमानों को बीसी, एसटी, ओबीसी और मूल निवासी से भी नीचे बताया गया है। तो आपने हमारे लिए क्या किया? तो ये सब बोलने की बात है, ये नहीं चाहते। और ये आपको पता है, इसके पहले ये सुरेश चवनकिया, इसने क्या किया, हमारे बच्चे आईएएस बन रहे हैं, उनके पेट में दुख रहा है, क्या बोल दिया, आईएएस जिहाद, आईएएस जिहाद। शर्म आना चाहिए तुमको, तुम मुसलमानों को पढ़ने को नहीं देना चाह रहे। तुम सोच, अब ये झूठ फैलाया जा रहा है कि मुसलमान जो है एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनेगा करके। अरे सोचना चाहिए, 140 करोड़ की आबादी है, जहां मुसलमान 20-25 करोड़ होंगे, उसके अंदर हमारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है क्या? ये सोचने की बात है। हमारे तो सीएम नहीं है कहीं पर, कौन से स्टेज में सीएम है बताइए ना मुझे करके। नूरुद्दीन भाई, आप भी अच्छी तरह से जानते कि 2014 के अंदर जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी थी और नरेंद्र मोदी भारत के पीएम बने थे, तो उन्होंने मतलब उस समय एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास। ना तो सबका साथ हुआ, ना सबका विकास हुआ, उल्टा मतलब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी 3 तलाक के नाम पे, गौ हत्या के नाम पे, अब ये बुरखे को लेके एक अलग ही मामला मतलब गरमाया हुआ है। तो क्या इस तरीके से सबका साथ सबका विकास हो सकता है क्या? क्यों नरेंद्र मोदी खामोश है? ये सब जो घटनाएं हो रही है, लेकिन वो उसके ऊपर चुप्पी साधे। मैं एक ही बात बताता हूं आपको, इन्होंने सबका साथ सबका विकास, बाद में सबका विश्वास भी लेके आए ना एक नारा। तो कौन सा विश्वास है, कौन सा विश्वास है? आप सबका साथ सबका विकास, क्या विकास हो रहा है मुझे कल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, कल मैं पार्लियामेंट के अंदर ये देख रहा था, स्पीच देख रहा था, आपने स्पीच में आपने जो ये हो रहा है आज 15 दिन से हो रहा है, उसके ऊपर आपने जरा भी रोशनी नहीं डाला। आपने महंगाई की, आप कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस, अरे कांग्रेस ने किया, आपको लग रहा है ना कि भाई ये कांग्रेस ने 65 साल रूल किया, आपको लगता है कुछ कांग्रेस ने काम ही नहीं किया। तो भाई आप आने के बाद में 6-7 साल के बाद में ये सब काम हुआ है, तो आप अपना विकास गिनाओ ना। वो आपसे क्वेश्चन पूछते, आप वो सब छोड़ के अब ये क्या हो रहा है, सब माइंड डाइवर्ट करने के लिए हिजाब, 3 तलाक, ये जो 5 राज्यों में चुनाव है, इसके लिए 100% उसी के लिए सब माइंड है। अच्छा, ये परेशान है पूरे। देखिए, ये जितने भी लोग हैं ना, ये फसादात कराना चाह रही है, ये परेशान है कि फसाद नहीं हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं अल्लाह का और ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं कि हम मुसलमान भी अपना खामोश बैठा है और हमारे गैर मुस्लिम भाई भी खामोश बैठे। कोई क्लैश नहीं कर रहा है, कोई फसाद नहीं कर रहा है। अभी कल जो हरकत हुई, एक बेटी के ऊपर इतने लोग टूट पड़े, वो अकेली, लेकिन कहीं भी आपने देखे एक पत्थर भी नहीं गिरा, कुछ हुआ? मैं पूरे भारत के अंदर देख लो, मैं सबको सलाम करता हूं, मैं भारत के लोगों को सलाम करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सब समझ रहे और सब बोल रहे, हमारे हमसे ज्यादा हमारे गैर मुस्लिम बोल रहे कि ये क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर। अरे हमको देश की फिक्र होना चाहिए, हमको देश की तरक्की की फिक्र होना चाहिए। ये छोड़ो यार लव जिहाद और ये बुर्का और हिजाब के ऊपर तुमको क्या नफरत है मुसलमानों से? तुम कर्नाटका आज 2nd यूपी बन चुका है, उधर उनका एक कर्नाटका के अंदर उन्हीं का एक नेता है जो क्या नाम है उसका, सूर्या करके, आप देखो वो भी मुसलमानों के खिलाफ हमेशा अंगार भड़कता रहता है। व्हाट इज दिस गोइंग इन आवर कंट्री यार? हाँ, क्या चल रहा है देश के अंदर? कोई बोलने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री और प्रेसिडेंट तक नहीं बोल रहा है क्या हो रहा है करके। अब तो कोर्ट को सू मोटो लेना चाहिए, वरना देश की आर्थिक मंदी जो है, आप इकोनॉमिक जा रही है नीचे, हमारी
जा रही है इकोनॉमिक नीचे और आप बात कर रहे हो कि हमने ऐसा किया, झंडे गाड़ रहे हो करके। झंडे गाड़ने हैं तो देश को आगे बढ़ाने के लिए देश गाड़ो। ये औरतों लड़कियां जो बेचारी पढ़ रही है उनको परेशान कर रहे हो आप करके। नूरुद्दीन भाई, हिजाब को लेके तो मामला गरमाया हुआ है इन दिनों सोशल मीडिया पे। शाहरुख खान को भी लेके मामला काफी गरमाया होगा। अभी पिछले दिनों जिस तरीके से लता मंगेशकर जो भारत की मशहूर गायिका थी, उनका निधन हो गया था। कई सेलिब्रिटीज लोग पहुंचे थे, कुछ राजनेता भी पहुंचे थे, यहाँ तक का भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी आए थे अंतिम विदाई के समय। तो शाहरुख खान जो सुपरस्टार है, जिन्हें किंग खान भी कहा जाता है, वो भी पहुंचे थे अपनी मैनेजर पूजा डिडवानी के साथ में। उन्होंने भी वहाँ पे उनके पार्थिव शरीर के पास लता मंगेशकर के मतलब हाथ उठा के दुआएं की। और लेकिन जैसे कि मुस्लिम समाज के अंदर मतलब दुआ मांगने के बाद फूंक मारा जाता है, लेकिन जो नफरती गैंग है उन्होंने इस मामलों के इस कदर मतलब है ना नफरत का रंग दे दिया कि मतलब शाहरुख खान ने मतलब लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर पे थूका है। ये मामला भी इन दिनों काफी सुर्खियों में, काफी वायरल हो रहा है वो वीडियो। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ये सब बेवकूफी है। इतनी बड़ी स्टार, इतनी बड़ी सुपरस्टार जिसको बोलते हैं, जिसको भारत रत्न मिला है और पूरी दुनिया के अंदर लता मंगेशकर जी फेमस थी। उसको कोयल की आवाज बोला जाता था। हाँ, हर आदमी उनके गाने सुनता था। उनके गाने से सुनने के बाद में लोगों को मजा आता था। हाँ, तो ये तुम क्या समझते, इतनी बड़ी स्टार और भारत की इतनी बड़ी स्टार जो दुनिया में फेमस थी और पूरे भारत के लोग गम में थे वो दिन, और आप ये हरकत शाहरुख खान जो उनको अपनी माँ ही बोलता था, काफी मधुर संबंध थे दोनों के बीच। यस, ऑफ कोर्स, और फिल्म स्टार के सबके साथ में है साहब। तो आप समझते हो कि ये हरकत को एक टुच्चा आदमी भी नहीं करेगा। जो टुच्चा है ना वो भी हरकत नहीं करेगा। मैंने देखा उनका वो, उन्होंने क्या किया, उनके साथ में जो उनकी पीए थी उसने अपना हाथ जोड़ के उसने अपनी प्रार्थना की। शाहरुख खान ने क्या किया, हाथ उठा के, हम हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करते। हो सकता है उन्होंने उनकी मगफिरत की दुआ की होगा, हो सकता है उन्होंने क्या पढ़ा होगा, क्योंकि हम कुरान की आयत पढ़ने के बाद में फूकते हैं, समझे। ये जाहिलों को मालूम क्या है, समझे। हम कुरान की जो आयत पढ़ते हमारे बच्चों पे, अपने ऊपर, अपने घर वाले पे थूकते। आपको पता, मोइन भाई आपको बता दूं कि मुंबई के अंदर मैंने देखा हूं, जैसा कमाटीपुरा है, समझे, कमाटीपुरे में है, और आप ये तुम्हारे मुंबई के जहां सारी मस्जिदों के बाहर हमारी गैर मुस्लिम औरतें अपने बच्चों को लेके आती है मगरिब के बाद में, उनको दम कराने के लिए, और बोलती है मेरा बच्चा बीमार है, पानी लेके आती, मैं खुद दम कर चुका हूं, इसके ऊपर फूंक मार दो। अभी हमारे नागपाड़े के दावनी मस्जिद में, क्योंकि पीछे हमारे ना जो सीमेंट चाल है वो हमारे सब वहां गैर मुस्लिम लोग रहते हैं, हमारे सनातन धर्म के लोग आते हैं, वो बच्चों को लेके आवे, या इनको जरा फूक कर दो, इसकी तबीयत खराब है। हम लोग खड़े रह के चारों कुल पढ़े, अलहम पढ़े, ये इसकी सूरह बकरा की आखिर आयत पढ़ के उसको दम कर देते थे, उसके पानी में भी दम कर देते थे। उनका ईमान था, ये नहीं था सब, ये भर दिया गया, ये भर दिया गया 2014 के बाद में। इस कदर इन्होंने इस्लाम फोबिया और हेट्रेड और ये जो हो रहा है अपना हेट स्पीच, और ये उसके बाद हुआ। मैंने अपने आंखों से देखा हूं साहब, मैं अपने आंखों से मस्जिद पे नमाज पढ़ के निकलते, कमाटीपुरे में तो आप देखोगे लाइन से औरतें खड़े रहती थी। आपको सबको दम करते करते बाहर निकलने के लिए कम से कम 20 मिनट लगता था। ये मामला, और आज देखो क्या इन्होंने करके रख दिया कि बस वो हिंदू मुस्लिम काय का हिंदू, काय का मुस्लिम। ये गंदी मानसिकता के लोग, बिल्कुल गंदी मानसिकता के लोग हैं। पूरा इंटेंशन, उनका विजन क्या है, विजडम क्या है, समझ में नहीं आता है कि हम हमारे देश को कैसा आगे बढ़ाए, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता। जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया जा रहा है पूरे भारत के अंदर, नफरतों की जो दीवार है, भगवाधारी मतलब दो समुदाय के बीच में खड़ी कर रहे हैं, और नफरतों का जहर लोगों के दिमाग में जिस तरीके से भरा जा रहा है, खासकर जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, शायद ये उनका हथकंडा हो सकता है चुनाव जीतने के लिए। तो क्या लगता है हमारा भारत देश जो संविधान के ऊपर चलता है, अब आने वाले दिनों में क्या लगता है कि मतलब हमारा देश जो वो किस दिशा में जाएगा, और क्या भारत के हालात आगे चल के होने वाले? आज मेरे को आपको बताना चाहता हूं मैं, आप देख लो जो लड़के आए थे वो लड़कियों को छेड़ने के लिए, उसमें 10% जो है वो उस कॉलेज के थे, बाकी 90% बाहर से आए थे। मुझे रविश कुमार जी की वो याद आ रही है, उन्होंने कहा था कि आप अपने बच्चों को दंगाई बना रहे हो,
आज देखा आपने कॉलेज के स्टूडेंट दंगाई बन गए ना, तुम्हारे बच्चे जो है वो 17, 18, 20 साल के बच्चे भी नहीं है और वो दंगाई बन गए। तुम्हारे बच्चों को भी गैर मुस्लिमों को भी सोचना चाहिए कि तुम अपने बच्चों को इनके नाद में दंगाई बन रहे तुम्हारे बच्चे। आज हमारे बच्चे आईएएस बनना चाहिए, आईपीएस बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, साइंटिस्ट बनना चाहिए, बड़े बड़े बिजनेस में जाना चाहिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे झंडे लगना चाहिए। आप क्या कर रहे हो? उनको रास्ते पे आप लाके उनको फसाद करा रहे हो आप उनको, और किसी का कुछ नहीं जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, मैंने फसादात देख चुका हूं काफी। अगर अल्लाह ना करे कुछ होता है, किसी भी नेता का बच्चा नहीं मरता है, ना नेता मरता है, गरीब के बच्चे मारे जाते हैं। वो दोनों कास्ट के होने दो, हिंदुओं के भी मारे जाते, मुसलमानों के भी मारे जाते। इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। ये सोचना चाहिए भारत के लोगों को। इनके बच्चे जो है वो फॉरेन में पढ़ते हैं, या अपने बच्चों को भारत में भी नहीं पढ़ाते हैं। इनके पास बड़े बड़े बंगले हैं, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इनके पास यहां पैसा है। तुम्हारे और हमारे पास क्या है यार? क्यों लड़ रहे हो आपस में भाई? इनके चक्कर में क्यों लड़ रहे हो? ये हमको बेवकूफ बना रहे क्योंकि हम बेवकूफ है। नूरुद्दीन में मेरा ऐसा सवाल था कि इन दिनों देश के अंदर जो मौजूदा हालात है बने हुए हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में भविष्य के अंदर मतलब देश का भविष्य कैसा होगा? देखिए, हमको डरने की बात कुछ नहीं है। इंशाल्लाह देश का भविष्य अच्छा ही रहेगा। ये थोड़े दिन की है। बता रहा हूं, लश्कर भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है ना। तुमने क्या क्या झूठ लिखा है हमारे बारे में, लिखो, जो करना है करो। जो दिन भर रात भर बैठ के तुम मुगलों को गाली दो। हमारा देश बहुत अलीशान, बहुत विशाल देश है, आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। और मैं बता रहा हूं, मैं देखता रहता हूं लोगों के कमेंट्स, लोग बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, हमारे गैर मुस्लिम ये पसंद नहीं करते साहब। ये बिल्कुल हमारे गैर मुस्लिम पसंद नहीं करते। और मैं ये सब में बड़ी आपको एक बात बताता हूं मोइन भाई, गलतियां हमारी हुई है आजादी के बाद से लेके आज तक। जो 75 साल हो गए, हमारी गलतियां ये थी कि हमने अपनी स्कूल, अपनी कॉलेज, अपना हॉस्पिटल, अपनी लाइब्रेरी, अपना बिजनेस सेंटर, अपनी इंडस्ट्री कुछ नहीं बनाया है। आज अगर आपकी बच्चियां जाएगी किधर पढ़ने के लिए? आज ये आ गया हिजाब के ऊपर, हाँ, कल अल्लाह ना करे दाढ़ी पे आ जाएगा, समझे? और क्या क्या आएगा वो अल्लाह को मालूम है, समझे? कि ये आज जब लड़कियां, जो बेचारी सीधी साधी लड़कियां हैं, आप क्या चाहते हैं? लड़कियां भराना घूमे, वो आपको पसंद है? हाँ, अपनी हिफाजत करती लड़कियां, समझे? और मैं आपको बताऊं, लड़की या औरत अगर हिजाब लेती है किसी भी, और आप क्या समझते हो यार? आप जाके देखो यूपी के अंदर औरतें घूंघट लेती है, अपने ससुरे के सामने नहीं आती है, अपने देवर के सामने नहीं आती है। तुम क्या बात कर रहे हो यार? ये राजस्थान में जाके देखो, आप राजस्थान में जाके देखो, वो पूरा घूंघट लेती है। आप किसको सिखा रहे हो? बरसों से परंपरा चली, ये हमारे देश की संस्कृति है, ये परंपरा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम अंग्रेजों की परंपरा लेके आ रहे हो करके यहाँ पे, तो तुमको शर्म आना चाहिए। कर्नाटक का गवर्नमेंट को शर्म आना चाहिए कि तुमने जो हरकत किया ये अपने वोट बैंक के लिए, वो तुम कामयाब नहीं होगे। और मैं आपको बता रहा हूं, इंशाअल्लाह हम सबर कर रहे, फैसले अल्लाह के घर से उतर रहे साहब। आप देखो कितने इलेक्शन, ये कितने कहां से हारेंगे ये। क्यों? तुमको मोहब्बत करने ही नहीं आया यार। तुमको भारत के लोगों से, भारतवासियों से मोहब्बत करने नहीं आया। तुमने सबके साथ सबको झगड़े लगा कर छोड़ दिया करके। आज मुसलमानों की आंखें खुलना चाहिए अभी भी, कि आज भी जो है पागल की तरह जो है सोचता है मैं मस्जिद बनाऊंगा, मदरसा बनाऊंगा, दरगाह बनाऊंगा। अरे बेवकूफ, तुम्हारे पास, हमारे पास कॉलेज, स्कूल कुछ नहीं है हमारे पास। हमको इंडस्ट्री बनाना चाहिए, हमको अपने बिजनेस सेंटर बनाना चाहिए। जो हमारी 1 लाख हेक्टर जमीन जो वक्फ की खाई गई है महाराष्ट्र के अंदर, किसने खाया साहब? क्या हमारे गैर मुस्लिम लोगों ने खाए? किसी ने नहीं, हुकूमतों ने खा गई। हुकूमत में जो भी आया उसने हमारा सफाया कर दिया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं लोगों से हाथ जोड़ के। नूरुद्दीन भाई, सबसे आखिर में, जिस तरीके से ये दोनों मामले गरमाए हुए, चाहे वो हिजाब को लेके हो या फिर शाहरुख खान को लेके हो, तो ये और देश के अंदर जो हालात बने हुए, ऐसे हालात में आप पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इनको जितना बोलना है बोलने दो। ये जितना इनको अपना अंगार और लोगों को लड़ाना है लड़ाने दो। जिनका ये झूठ बांध सकते हैं बांधने दो। इनका झूठ आस्ते आस्ते खुल रहा है। देश कहां जा रहा है ये सब देख रहे हैं। शाहरुख खान के ऊपर क्या हो गया कि वो क्या जाहिल आदमी है शाहरुख खान? वो इतना बड़ा स्टार है,
हाँ, पढ़ा लिखा सुपरस्टार है साहब, पूरे सुपरस्टार। वर्ल्ड में लोग उनको जानते हैं। और ये टुक्की हरकत कर सकते हैं क्या? ये कैसा है? कमीनापन है ये, इस्लाम फोबिया, हेट्रेड, समझे? ये हमारे खिलाफ होता रहेगा। और हमको सपोर्ट, मैं आज भी बता रहा हूं, हमको सपोर्ट गैर मुस्लिम का बहुत है। और अभी जुमे के दिन हम लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किधर? दादर पे स्टेशन पे, इसके हिजाब के लिए। अब आप सोचिए कि मैं भारत के लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूं, दोनों कौमों को, समझे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, पारसी हो, हम सबको भाई भाई की तरह, एक फैमिली की तरह मिलकर रहना है। हमको अगर अपने देश की, हमारा संविधान जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बचाना है। अगर ये बच गया, हमारा देश बच जाएगा। ये कोशिश कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हटाया जाए करके, समझे, लेकिन वो होगा नहीं। क्यों? आज जो है कि आज जो भी आदमी बात करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करता है, हमारे संविधान के हिसाब से बात करता है। मैं आपके चैनल से एक मुसलमान को बताना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं मुसलमानों से, मैं मस्जिद के इमामों से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं मस्जिद के ट्रस्टियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। पहले भी मैंने बताया था आपके चैनल से, देख लीजिए आज हमारी बेटियां जो है ना, वो लड़ रही है आर्टिकल 25 पे, आर्टिकल 29 पे, आर्टिकल 15 पे लड़ रही है। आपको चाहिए मस्जिद के अंदर लोगों को यह बताओ कि व्हाट इज आर्टिकल 25, व्हाट इज आर्टिकल 15, व्हाट इज आर्टिकल 29, ये बताइए आप, ताकि मुसलमानों को मालूम पड़े। अगर आपको नहीं मालूम है, मैं बताता हूं आपको, कौन आएगा और आपको सब बताएगा। नहीं करोगे तो आज देख रहे हालात क्या है करके। वो बच्चियां सब पढ़ी लिखी है। अभी फरज शेख ने मैंने देखा था, जो मुस्लिम लीग की है, उसने भी प्रोटेस्ट की थी मुमरा के अंदर, बहुत अच्छा हुआ साहब। मुसलमान नहीं करेगा ये आदमी, इंसान, औरतें ही को, अब औरतों को नीचे आना पड़ेगा, औरतों को मोर्चा संभालना पड़ेगा, और हमारे जैसे लोगों को धक्का मार के बाजू करना पड़ेगा कि चल तू घर में जाके अब काम कर ले, चल हमारा काम है। फरज ने बात जो करी है, फरज शेख ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करी है। और मुझे अच्छा ये लगा कि उनके साथ में, फरज शेख के साथ में जो प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग की, उसके साथ में ये था कि उसके साथ में सब लड़कियां जितनी थी ना, माशाल्लाह, सब लॉ की हुई लड़कियां हैं। और एक लड़की जो है उसके अंदर, वो तो टाइकोंडो के अंदर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे फाइट करी है उसने। आप सोचो मुमरा में कैसे कैसे लोग हैं साहब। उसके बाद में मैं नेहा नाइक ने भी करी, नेहा नाइक ने बड़ा, उसने भी बड़ा प्रोटेस्ट की थी। और वो भी, नेहा ने भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, आर्टिकल 25 मैं देख रहा था, आर्टिकल 25। क्यों? कि पढ़ी लिखी, नेहा भी पढ़ी लिखी है, उसने कॉमर्स ग्रेजुएट है वो, समझे। ये फरज जो है वो ये लॉ कर रही है करके, समझे। आज हमारे को चाहिए हमारी बेटियों को लॉ सिखावे। और मैं ये चाहता हूं कि हर भारत के लोग जो है अपने डिफेंस के लिए आप ऐसी चीजें सीखिए। कल ऐसे ये गुंडे जो है रस्ते में ये सबको परेशान करते, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, एक गैर मुस्लिम हमारी बेटियां हैं उनको भी परेशान करते। इनको सबक सिखाना है तो हमारी बेटियां सिखाएगी, हम नहीं सिखाएंगे। आपको देखना है कि आप जानते हैं सीए के टाइम पे भी औरतों ने मोर्चा संभाला था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आज भी माशाल्लाह औरतें संभाल रही है। वो तुम्हारा सपोर्ट मांगती नहीं है, किसी का सपोर्ट मांगा। कहां है हमारे वकील, मुस्लिम वकील कहां है? किसी एक मुस्लिम वकील का स्टेटमेंट नहीं आया क्या? आपने सुना क्या किसी मुस्लिम वकील का एक स्टेटमेंट? यह हमारे वकीलों की हालत है, वो बैठ के सब कुछ देख रहे, लेकिन अपनी तरफ से वो एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे। आपको सारे आर्टिकल के बारे में मालूम है, आपको लॉ मालूम है। एक वकील ने ये नहीं बोला, मुस्लिम वकील ने, क्या डरो मत, हम सब मिलकर कोर्ट में लड़ेंगे, हम सब मिलकर लोग, ये दिस इज हमारा इंडिपेंडेंट राइट है यार, समझे। एज पर आर्टिकल 25, एज पर आर्टिकल 29, एज पर आर्टिकल 15। तो इसको मत, हमारे आर्टिकल को छीनने की कोशिश मत करो। हम सब भाई भाई है, हम सब आपस में एक है। कोशिश करने दो इनको, हमको तोड़ने को। हमको टूटना नहीं है, टूट जाओगे तो बिखर जाओगे साहब, बिखर जाओगे। आप देश की फिक्र करो, ना मेरी फिक्र करो, ना आपकी फिक्र करो। हम जो भी लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह कोर्ट में, वो ना कुरान से लड़ेंगे, ना हम गीता से लड़ेंगे, ना हम ग्रंथ से लड़ेंगे। हम लड़ेंगे तो आर्टिकल से लड़ेंगे, आर्टिकल से हमारा जीत होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों, ये थे शहर के चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब, जिन्होंने
ना केवल आजकल जो हिजाब को लेके मामला गरमाया हुआ, जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर मतलब हिजाब को कॉलेजों के अंदर बैन किया जा रहा है, उसको लेके हमने उनसे बात की। और दूसरा जो शाहरुख खान, जो उनका भी जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, कुछ गंदी मानसिकता के लोग जिस तरीके से उनके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, जब वो भारत के मशहूर प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर जी का जब निधन हुआ था, वो वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाई थी और लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर पे उन्होंने दुआ करने के बाद दम किया था, उसको लेके भी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इन दोनों ही विषय के ऊपर हमने नूरुद्दीन नाइक साहब से बात की, उन्होंने बड़ी बेबाकी से इन दोनों मामलों के ऊपर अपनी राय जाहिर की और हम उम्मीद करते हैं कि नूरुद्दीन भाई ने जिस तरीके से मतलब लोगों के सामने अपनी बात रखी, वो ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मुमरा टाइम्स। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।